नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सूरजकुंड में 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की धूम देखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज मेले में पहुंचे। दूसरी खबर सीएम मनोहर लाल से जुड़ी है, जो सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। तीसरी खबर फरीदाबाद से ही है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामूली सी बात पर चाकू से गोद दिया गया। चौथी खबर सीएम फ्लाइंग से जुड़ी है, जहां प्रदेश भर में क्लिनिकल प्राइवेट लैब्स पर कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा की जा रही है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सूरजकुंड मेले में सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे और इस मेले में क्या कुछ आज खास रहा। वही सांसदों के साथ दिल्ली में प्री बजट मीटिंग होनी है। सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंचेंगे और सांसदों में बात करेंगे। तो सूरजकुंड मेले पर सीएम मनोहर लाल आज पहुंचे सूरजकुंड मेले में। और आपको बताते कि 36वां सूरजकुंड मेला, और ऐसे में कोरोना काल के बाद अब सूरजकुंड का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो फरीदाबाद की सूरजकुंड में 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की धूम देखी जा रही। मेले की शुरुआत 3 फरवरी को हुई थी। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेले का शुभारंभ किया था। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेले में पहुंचे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और मशहूर पंजाबी गायक मीका सिंह मौजूद रहे। वहीं हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता ने पंजाबी गायक मीका सिंह से बातचीत की। डाइवर्सिफिकेशन हमने इकट्ठी करी है दुनिया और स्टेट्स के कल्चर की, और बहुत अच्छी बात है। और इससे हमारे प्रदेश की तरक्की होती है, मगर और आर्टिजन को भी मौका मिलता है कि वो यहाँ आकर पोर्ट्रे करें। अंतर्राष्ट्रीय मेला है और फरीदाबाद की ऐतिहासिक नगरी में मेला है, और मुख्यमंत्री जी पूरे विधायकों को, पूर्व विधायकों को, सभी अधिकारियों को और सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों सभी को लंच का आयोजन रखा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला राजहंस में भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की मीटिंग चल रही है। प्री बजट पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं। गायक मीका भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप फरीदाबाद में पहली बार आज फरीदाबाद में सूरजकुंड में हरियाणा के खेता में सोना उगलेगा, हरियाणा में खेले खेल कबड्डी कुश्ती का, तू देख नजारा कुश्ती का, दुनिया में सबसे न्यारा जट्टा का छोरा, हरियाणा का छोरा। सो आज ऑल क्रेडिट गोज टू सीएम साहब। ये बहुत ही वो डाउन टू अर्थ इंसान है और इतने बड़े काम आज कर रहे हैं यूथ के लिए। आई एम श्योर कि आज ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ गुड़गांव में पॉपुलर है या हरियाणा में पॉपुलर है, आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में होगी है। यह फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होगा, ऐसा कहना है गायक मीका का, जो कि सूरजकुंड पहुंचे हैं। संजय गुप्ता, हर खबर, फरीदाबाद। तो मीका सिंह से भी खास बातचीत के हमारे संवाददाता ने। और ऐसे में आपको बता दें कि 36वां सूरजकुंड मेला, जिसमें सीएम मनोहर लाल आज इस मेले में पहुंचे हुए हैं और सीएम का इस दौरान जो जोरदार स्वागत भी किया गया। कई अन्य कलाकार भी इसमें शामिल हुए और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इसमें शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि सूरजकुंड मेले की धूम चारों ओर देखी जा रही है। खासतौर पर हरियाणा में इसकी धूम जो है वो देखी जा रही है। सीएम मनोहर लाल आज इस मेले में पहुंचे हुए हैं और सीएम का यहां पर जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि कई अन्य कलाकार भी यहां पर शामिल हुए, इस मेले में शामिल हुए हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे और बैठक प्री बजट मीटिंग को लेकर यह बैठक होनी है। सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक कर प्री बजट मीटिंग पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक आज रात 9 बजे हरियाणा भवन में बैठक होगी और प्री बजट मीटिंग पर सांसदों से चर्चा करेंगे और इसके बाद रात डिनर पर चर्चा होगी। तो रात 9 बजे हरियाणा भवन में ये बैठक होनी है। आपको बता दें कि बजट को लेकर ये बैठक होगी, क्योंकि जल्दी बजट सत्र की शुरुआत होने जा रहे हैं और ऐसे में प्री बजट पर चर्चा की जा रही है। तमाम विभागों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें, इससे पहले भी प्री बजट को लेकर सीएम ने बैठक की थी और आज फिर से प्री बजट को लेकर बैठक होगी और कई अन्य विभागों के
अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं, मंत्री भी शामिल हो रहे हैं और आज भी ये बैठक होगी जिसमें कई अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे और आने वाले बजट को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी कि कौन से विभाग को लेकर सरकार का मुख्य फोकस रहेगा और इस बार बजट में क्या कुछ घोषणाएं की जाएंगी, क्या कुछ सौगातें मिलेंगी और कितनी राहत जो है आम जनता को मिलेगी, ये इस प्री बजट में तय किया जा रहा है। तो प्री बजट को लेकर सांसदों से चर्चा करेंगे सीएम मनोहर लाल और बैठक भी होनी है। लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है और ऐसे में प्री बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं परवीन अथुरे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। परवीन जी, क्योंकि देखिए बजट को लेकर लगातार बीजेपी द्वारा बैठक की जा रही है, आज भी बैठक होनी है। इस बार बजट में क्या कुछ खास रहेगा, आम जनता को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में बनी है, जितने बजट पेश हुए हैं, अगर आप देखेंगे हर बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फोकस प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, किसान भाइयों को किस तरह से राहत मिले, अंत्योदय की भावना हमारे बजट के अंदर आपको स्पष्ट नजर आएगी। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये सब समायोजित होता है हमारे बजट के अंदर, जो हम लगभग 8 बजट जो है 8 से ज्यादा 8 बजट पेश कर चुके हैं। इस बजट के अंदर एक और बिंदु वो है एक्सपोर्ट, क्योंकि अगर हमारे प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। विदेशी मुद्रा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, उद्योग और ज्यादा हरियाणा के अंदर आए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उसके लिए इस तरह के, देखिए आज हरियाणा प्रदेश में पिछले 8 साल में देखे 1,60,000 के करीब जो है छोटे बड़े मझोले उद्योग स्थापित हुए, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में आया और उसकी वजह यह है कि हमारा आज जीएसडीपी जो है लगभग 9,90,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम 2,74,000 रुपए के करीब चली गई। तो ये सब जो आर्थिक तरक्की हुई है ये बेहतर आर्थिक प्रबंधन की वजह से हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले बजट में बजट पेश करते वक्त किसान भाइयों के फसली ऋण का ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी। जब केंद्र सरकार योजना लेके आई कि किसान भाइयों के खाते में 6,000 रुपए सालाना जाएंगे, तो प्रदेश सरकार ने भी उसके समानांतर 6,000 रुपए सालाना किसान भाइयों की मदद की जाएगी, ऐसी घोषणा योजना लागू कर दी। तो इनसे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ प्रदेश की योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब, वंचित से वंचित व्यक्ति तक पहुंचे, इस वजह से ये सुनिश्चित होगा। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, देखिए जहां पर हमने कई बार विपक्ष को देखा है, रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए, मुद्दा उठाया गया है, वही किसान भी काफी ज्यादा सरकार से कई बार नाराज दिखे हैं। ऐसे में इस बार के बजट में क्या उम्मीद है, किसानों के लिए भी कोई सौगात है सरकार की तरफ से इस बार बजट के पिटारे से निकल कर आएगा? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष तो केवल कोरी राजनीति करता है, क्योंकि जब हम तुलना करना शुरू कर देते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या हुआ और हमने क्या किया, तो विपक्ष को बहुत परेशानी होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ 2-3 बातें बता देता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 12-13 के फाइनेंशियल ईयर में प्रदेश सरकार 11,500 करोड़ के करीब कर्ज लेती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे मात्र 5,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। उससे पिछले साल के अंदर 10,563 करोड़ रुपए का कर्जा ले लेती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो कर्जा आप ज्यादा लेते रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे प्रदेश का विकास होता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो आपके आय का कारण बनता है, वहां आपने पैसा खर्च नहीं किया। मतलब आपकी फिलॉसफी तो बड़ी सीधी थी, ऋण गिरदेत घृतम पिबेत, मतलब घी पी चाहे कर्ज लेके पी, इस तरह की सोच पे पूर्ववर्ती सरकारें काम करती रही। लेकिन वर्तमान सरकार ने हरियाणा की आर्थिक सेहत किस तरह से मजबूत हो, पिछले 8 साल से उसके ऊपर काम किया, जिसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, उसके लिए एमबीबीएस सीटें जो हैं लगभग 1750 हो गई, जो 700 थी। 3,035 एमबीबीएस सीटें अगले 2 साल में करने का हमने लक्ष्य रख लिया। हरियाणा के अंदर 2014 तक मात्र 7 मेडिकल कॉलेज बने थे, इस सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज नए बना दिए और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस पर काम चल रहा है। जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक बेहतर काम, क्योंकि आज हेल्थ टूरिज्म के अंदर चाहे देश की बात करें, विश्व के अंदर 10वें नंबर पे पहुंच गया, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग हरियाणा का है।
क्योंकि हरियाणा ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना बेहतर किया। जी कि बिल्कुल। विदेश से प्रवीण जी, लोग रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। विजय कौशिक, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि लगातार अब प्री बजट मीटिंग जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जल्दी सरकार की तरफ से बजट पेश कर दिया जाएगा। आपका क्या कहना है, इस बार क्या आम जनता को निजात मिलेगी और इसके साथ ही महंगाई से निजात मिलेगी, और क्या कुछ सरकार की तरफ से खास रहेगा? अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष कोरी राजनीति करता है, तो भाई साजिश वाली राजनीति तो, पढ़ाई लिखाई वाली राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है कि किस तरह से हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाना है, किस तरह से जुमले छोड़ने हैं। भाई राजनीति को जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस पार्टी है वो समाज सेवा का माध्यम मानती है, आप लोग धंधा मानते हैं, आप लोग जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। आपका एक ही नारा है कि धरती बेच देंगे, गगन बेच देंगे, आपके पल्ले जो भी लगेगा उसे बेच देंगे। सरकारी जमीनों को बेचने का काम आपने किया। एक सेक्टर में एक कोठी के प्लॉट पर 4-4 फ्लोर बनाकर उससे पैसा कमाने का काम आपने किया। हरियाणा में अवैध शराब की बिक्री से पैसा कमाने का काम भाजपा के नेताओं ने किया। हजारों करोड़ के घोटाले करके उनसे पैसा कमाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इसमें कोई शक नहीं, आप लोग पूरी साजिश रचते हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं। हम चूंकि राजनीति को धंधा नहीं मानते, हम समाज सेवा का माध्यम मानते हैं, इसलिए हम खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि भाजपा इस बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता को बर्बाद करने की तैयारी कर रही है। जनता पर टैक्सों की मार बढ़ेगी, लोग महंगाई की मार से पहले से ही त्रस्त हैं। सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने पर ध्यान देगी, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने पर काम करेगी, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देने पर काम करेगी, सरकारी अस्पतालों को बंद करने का काम करेगी। इनका एक ही काम है कि सरकार का खर्चा बढ़ाना, क्योंकि ना सरकार सुविधाएं देगी ना उसका कुछ खर्चा होगा, और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना ताकि उनके माध्यम से प्रदेश की जनता को लूटा जा सके। इनके कारनामों की तो इतनी बड़ी फेहरिस्त है, इन्हें तो हरियाणा में कूड़ा उठाने के लिए हरियाणा की कोई कंपनी भी नहीं मिली, कोई कंपनी नहीं मिली हरियाणा की जी। उसका ठेका भी इन्होंने चाइना की कंपनी को दे दिया, और फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर कूड़े का पहाड़ खड़ा करवा दिया। ये लोग बजट के माध्यम से हरियाणा की जनता को सब्जबाग दिखाएंगे, 1000 रुपए लूटेंगे, 100 रुपए देंगे और कहेंगे विकास हो रहा है। अरे विकास नहीं है, विनाश है हरियाणा का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो विकास कार्य करके दिखा दिए, उनका ये लोग 10% भी नहीं छू सकते। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का क्या मुकाबला करेंगे जी। ये झूठ और फरेब की राजनीति करती है भाजपा, और जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। इनमें दम है तो समय पूर्व चुनाव करा कर देख लें, अब करा लें चुनाव, कौन मना करता है जी, अगर इतना ही विश्वास है अपने ऊपर से। ठीक है विजय जी, लौटूंगे आपके पास। प्रवीण जी, विजय जी का कहना है कि राजनीति कर रही है सरकार और इस बार के बजट से जनता को कोई फायदा नहीं मिलेगा, चुनावी बजट है ये सिर्फ। आपका क्या कहना है? देखिए, ये इसको कहते हैं विधवा विलाप, रुदाली रुदन, क्योंकि कांग्रेस बहुत बेहतर जानती है कि जनता इनको सिरे से नकार चुकी है। इन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत विकास किया, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के विकास पे नजर डाल लेते हैं। छोटी सी, हुड्डा साहब ने अपना आखिरी बजट पेश किया था मात्र 37,000 करोड़ रुपए का, और पिछला बजट मनोहर जी ने कितने का पेश किया? 1,70,000 करोड़ रुपए का। 1966 से लेके 2014 तक हम पंजाब से अलग हुए थे, पंजाब से छोटे थे। हमारी हालात ये रही कि आर्थिक दृष्टि से पंजाब से लगातार पिछड़ते रहे हैं। हुड्डा साहब पेश करते हैं 37,000 करोड़ रुपए का बजट 2014 में, और पंजाब पेश कर रहा था 50,000 करोड़ का। लेकिन पिछला बजट पंजाब का मात्र 1,50,000 करोड़ का था, और हमारा कितना था? 1,70,000 करोड़ का। मतलब इन 8 सालों में हमने पंजाब को भी आर्थिक दृष्टि में पीछे छोड़ दिया। ये विकास कहना नहीं। अब हुड्डा साहब के विकास पर थोड़ी नजर डालते हैं। हुड्डा साहब ने किसानों की 3,000 एकड़ जमीन रिलायंस को दी, 17,000 एकड़ जमीन CLU के नाम पे किसानों से छीन के बिल्डरों को दी। मानेसर लैंड डील मामला अभी तक कोर्ट के अंदर चल रहा है। जो लैंड एक्वायर की गई थी कि मानेसर के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, गरीब वर्कर, उनके लिए वहां पे आवास बनेंगे। लेकिन हुड्डा साहब ने क्या किया? हुड्डा साहब ने बजाय उन कामगारों के आवास बनाने के वो जमीन अपने बिल्डर मित्रों को दे दी। मामला आज कोर्ट के अंदर है। ये हुड्डा साहब का विकास है। पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट 14 के 14 अपने चहेतों को दे दिए। मामला कोर्ट के अंदर है। AJL का मामला हम सबको पता है। ये तो है हुड्डा साहब का विकास जी। अब बात करते हैं मनोहर जी ने क्या किया। पिछला बजट जब मनोहर जी ने पेश किया था, किसान भाइयों के फसली ऋण के ऊपर ब्याज और पेनल्टी तुरंत माफ कर दी गई थी।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जब घोषणा की कि 6,000 रुपए सालाना किसान भाइयों के खाते में जाएगा, तो हरियाणा सरकार ने उसके समानांतर 6,000 रुपए सालाना किसान भाइयों की मदद हरियाणा सरकार करेगी, ये योजना लागू कर दी। आयुष्मान भारत कि 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख तक का गरीब आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, उसका विस्तार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। जो आय सीमा 1,20 थी उसको 1,80 कर दिया और हरियाणा के लगभग 13 लाख परिवार और ऐड कर दिए। आज 29 लाख परिवार। जी प्रवीण जी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि बजट जब पेश होगा आम जनता के लिए सरकार क्या कुछ सौगातें लाकर आती है। फिलहाल प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां पर फरीदाबाद के सेक्टर 77 में बदमाश युवकों ने मामूली सी बात पर 2 दोस्तों को चाकू से कूद दिया था, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आनन फानन में दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल दोनों युवकों की हालत गंभीर है। पुलिस मामले पर संज्ञान ले रही है। वहीं मंगलवार की देर शाम 11वीं के छात्र पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। छात्र स्कूल से साथियों के साथ घर लौट रहा था, तभी 10 हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और छात्र पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ था। पुलिस सीसीटीवी से सबूत जुटाने में लगी है और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ये नहरपार एरिया का मामला है केएलजी सोसाइटी का, जिसमें 2 लड़के जो प्रिंस और रोहित, इनके साथ जो कुछ 3-4 लड़के थे बाहर के, उन्होंने कुछ नोक झोंक करी, कुछ तुतुमे में हुई, फिर नोक झोंक बढ़ती, उन्होंने उनको चाकू मारा है। इसमें उनको चोट लगी है। युवक एडमिट है और उनके परिजनों की शिकायत में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। जी वहाँ पे मैं गया था, मेरे दोस्त ने बुलाया था मेरे को केएलजी पे फ्लैटों में सामान लेने, शादी थी, तो वहाँ पे जाके हम खड़े होके एक लड़का था बुलेट पे, उसने दारू पी रखी थी। वो बोल रहा है कौन है, चमारो हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या है? इनकी भैया क्या हो गया, क्या बात होगी? तो उनने आते ही डायरेक्ट मेरे पे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारते मेरे साथ एक लड़का था प्रिंस, उसमें चक्कू मार दिया पहले, फिर उसने दोबारा मेरे में मार दिया। ठीक है, तो वो बोल रहा तुम्हारे से यहाँ पे मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, ऐसे ऐसे बोलने लगा। फिर हम अपना बचाव करके वहाँ से चले आए। भाई कल ये 4:30-5 बजे सूचना मिली थी कि किसी नौजवान लड़के का किन्हीं लड़कों ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया है और उसकी डेड बॉडी मेट्रो स्थल आई हुई है। जो इस सूचना पर हम तुरंत मौके पे पहुंचे और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह कराया और घरवाले ने जो बयान दिए उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बारे में पूरी छानबीन कर रहे हैं और पुलिस लगी हुई शीघ्र अतिशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पहुंचाया। लड़के का क्या करता था? ये विपिन नाम का लड़का है जो राहुल इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 56 में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। ये कल लड़का अपने घर आ रहा था छुट्टी करके। लड़के का नाम विपिन है जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? जो 11वीं क्लास का छात्र है। बहुत सीधा और एक गाँव का बहुत अच्छा नेक बच्चा था जो कल रावल स्कूल से पढ़ के छुट्टी करके आ रहा था। उसके पड़ोस से एक लड़का और एक लड़की उसके साथ थे, बाइक पे आ रहे थे घर। लड़की पीछे बैठी होती है जो सिस्टर है, दोनों भाई हैं, वो पीछे से कहे बोले विपिन ये है, विपिन को उतारो। विपिन को उतार के उसमें कोई बात नहीं की जाती है। उसके स्कूल के बाद सीधे उस पर चाकू, जिसमें एक चाकू जो फर्स्ट में मारा जाता है उसकी नाभि के नीचे मारा जाता है, जो दूसरा मारा जाता है वो पसलियों से साइड में से मारा जाता है, जो तीसरा चाकू है वो उसको ऑन द स्पॉट हार्ट फटने के बाद लड़का वहीं ढेर हो जाता है। रावल स्कूल की बस के कारण हुआ सर। उसने ड्राइवर से बोला भी था कि मुझे मेरे गांव में ड्रॉप कर दो, लेकिन ड्राइवर ने उसको बोला तू रोज ऐसे ही बोलता है और उसको वहीं छोड़ दिया। अगर वो बस वाला क्या लगता है आपका, अगर वो बस वाला उसको गांव में छोड़ देता तो शायद यहाँ से टल जाता हमारा। तो जब बस लेने आती है तो कहाँ से लेने आती है? वो नंगला से लेके जाती थी, उसको नंगला ही छोड़ के जाती थी। अच्छा। ये अकेला था उस बस में, उस राउंड में, तो बोलते थे हम यहीं छोड़ देंगे तेरे को। बड़े भैया ने बात भी की थी कि भाई इसको घर से लेके जाया करो, घर ही छोड़ा करो, लेकिन बोल रहे थे प्रिंसिपल ने बोला कि भाई अभी हम थोड़ा सा लगे हुए हैं, अगले साल से आप। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जय, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में अगर बदमाशों की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में बदमाशों का यहाँ पे आतंक काफी जोरों से देखने को मिला है। 2 वारदातें यहाँ चाकुओं से
जो कि चाकुओं से जो नाबालिग है 16 साल के जो बच्चे हैं उन पे चाकुओं से हमला किया गया है। चाकुओं से गोद कर उनके ऊपर हमला करके और सेक्टर 77 की जो सीसीटीवी है सेक्टर 77 की घटना है, उसमें सेक्टर 77 में एक सोसाइटी है KLJ, उसमें एक शादी थी। शादी के प्रोग्राम में एक दोस्त को बुलाया गया था। दोस्त उसके पास पहुंचा। दोस्त आवाज बैक आ रही है। ठीक है जय, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर जाहिर है कि जो अपराधी है उन्हें पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई आगे की जा रही है? सीसीटीवी पुलिस के हाथ पड़ चुके हैं और इसमें सेक्टर 77 KLJ एक सोसाइटी है। सोसाइटी में एक शादी का प्रोग्राम था। शादी के प्रोग्राम में एक दोस्त है जो अपने दोस्त के साथ में वहां पे मिलने गया था। वहां पे कोई एक युवक आया, बुलेट बाइक लेकर युवक खड़ा हुआ था, जो कि नशे की संदिग्ध हालत में भी बताया जा रहा था कि उसने नशा कर रखा था। नशे की संदिग्ध हालत में उस थोड़ी सी कहासुनी को लेकर के उन दोनों में इतना मतलब उस बुलेट वाले से विवाद हुआ। विवाद के कारण उन्होंने अपने और साथियों को फोन किया। साथियों को आने के बाद में जो दो दोस्त थे उनके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कल की घटना है। एक 16 वर्ष का एक युवक है विपिन, जो कि रावल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। रावल कॉन्वेंट स्कूल से वह अपने सिस्टर को लेकर अपने घर भनकपुर रास्ते में जा रहा था और रास्ते में जाते समय उसे भी सेक्टर 58 थाने की ये घटना है। सेक्टर 58 थाने पुलिस कर्मियों ने ये बताया कि वह रास्ते में अपनी बहन को सिस्टर को लेकर घर जा रहा था। जाते समय उस पर 9-10 लोगों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। प्रशासन में इसमें भी प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे मिल चुके हैं और दोनों ही मामलों में प्रशासन ने जो FIR है वो दर्ज कर ली है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से प्रशासन उन जो आरोपी हैं उनको धर दबोचने की बात कह रहा है। क्या आरोपी की पहचान हो पाई है जयप्रकाश? आरोपियों की पहचान जो है पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि सीसीटीवी में आरोपियों को पहचान के उससे लगाया गया है और पहचान की जा रही है। और पुलिस ने CIA जो टीम है उनकी टीम गठित करके CIA की जांच भी इसमें संलिप्त मतलब CIA को भी इसमें साथ में लिया गया है और CIO की टीम में आकर और पुलिस प्रशासन जो है पुलिस PRO सूबे सिंह की अगर बात करें, सूबे सिंह का क्लियर साफ तौर से ये कहना है कि फरीदाबाद में ये 2 वारदातें हैं, जो दोनों वारदातें बड़ी घटना अपने आप में बताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही जो ये पुलिस प्रशासन पर ये दोनों वारदातें सवाल खड़े करते हुए नजर आती हैं कि 2 चाकुओं से दिन मतलब रात की बात की जाए या सीसीटीवी कैमरे अगर प्रशासन के हाथ लग चुके हैं तो अभी तक आरोपी जो है वो फरार है। और जो परिजन है उनका साफ तौर से ये कहना है कि प्रशासन से साफ तौर से उनका ये कहना है कि आरोपी जो है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ठीक है जयप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश भर में क्लिनिकल प्राइवेट लैब्स पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की है और इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि फरीदाबाद, बहादुरगढ़, नारनौल, रेवाड़ी में क्लिनिकल प्राइवेट लैब्स पर छापेमारी की गई और इस दौरान किसी भी लैब संचालक के पास लैब चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। वहीं रजिस्ट्रेशन बिना लाइसेंस और बिना लैब टेक्नीशियन के धड़ल्ले से चल रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग ने लैब संचालकों को 7 दिन का नोटिस दिया है और उनसे जवाब मांगा गया। 7 दिन के अंदर अगर लैब संचालकों ने सभी कागजात पूरे नहीं किए तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत इन लैब संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फर्जी पैथ लैब का भी औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा 7 फरवरी 2023 को 3 अलग अलग स्थानों पे पैथ लैब्स को चेक किया गया, जिसमें स्थानीय विभाग जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स तीनों अलग अलग जो साथ में थे टीम के, जिसमें सूचना ये थी कि इनके पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है और ये गैर कानूनी रूप से लैब चलाते हैं। जो एक लैब पल्ला थाना के क्षेत्र में थी, एक लैब सिटी बल्लभगढ़ के एरिया में और एक पलवल में, और तीनों ही अनधिकृत मिली, जिसमें डॉक्टर साहब के द्वारा तीनों अलग अलग FIR तीनों थाने में दर्ज करवाई गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें बाकी जो और इस तरह की लैब्स हैं उनकी भी सूचना एकत्र की जा रही है, उनके खिलाफ भी शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग की रेड के दौरान 3 लैब का हमने निरीक्षण किया। उसके दौरान पाया कि जो तीनों ही लैब हैं वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो तीनों को ही हमने नोटिस दिया एक हफ्ते का
कि अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं और हम सिविल हॉस्पिटल में आए अधिकारी को अपना जो है प्रस्तुत करें। लैब टेक्नीशियन भी नहीं है सर मौके पे? हाँ, एक लैब के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक्सरे टेक्नीशियन की अनुपस्थिति के दौरान ही एक्सरे किए जा रहे थे, तो उनको हमने नोटिस। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ रहते हैं। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।